नमस्कार दोस्तों। तो चलिए, मैंने एक सोच बनाया है यहाँ पे बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए। उन लोगों को क्या होता है ना कि मतलब न्यूमेरिकल्स को जैसे बिंब की स्थिति है, प्रतिबिंब की स्थिति है, या उसका साइज हो गया, बिंब का साइज हो गया, या प्रतिबिंब प्रतिबिंब का जो प्रवृत्ति है, ये जो भी प्रवृत्ति है या जो उसकी प्रकृति है ना, उसको हमें समझना होता है। एक या तो आप एक चीज़ ध्यान रखना है आपको, एक वर्ड बेसिस पर आपको इन सबको एक याद करके रखे रहिए, और अगर ना भी याद आए तो आप इसको एक कॉपी में लिख लीजिए, ठीक है। और नहीं तो आप एक काम कर सकते हैं कि इनमें जो जो भी केसेज है कनकेव मिरर के, ये आप कॉपी में बना लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो इस चैप्टर में जो जो मेन इम्पोर्टेंट है, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। अब आप सोचने लगे होइएगा कि हाँ, कि अचानक ये इसको स्टार्ट क्यों कर दिए, क्योंकि यही इसमें मेन चीज़ है। और भी है लेकिन ये सबसे ज़्यादा खास है ना। तो सबसे ज़्यादा हार्ड जो होता है वो मैं उसे वही चीज़ को बता रहा हूँ। तो इसमें एक एक करके, तो इसमें सबसे पहले मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि जो इसमें जो जो बिंब है या प्रतिबिंब है, उसको दर्शाने के लिए, है ना, अलग अलग किरण को यूज़ किया गया है, अलग अलग किरणों का प्रयोग किया गया है। तो इसमें किरणों का कैसे प्रयोग करना है, क्यों इसमें दो ही किरण को प्रदर्शित किया गया है, निरूपित किया गया है, तो इन दो किरणों को हम कैसे प्रयोग में लाते हैं, किस तरह से उसका प्रयोग करते हैं, इसके बारे में मुझे आज बताना है। और भी इसका मतलब जो आरेख है उसको बताना है, यहाँ कैसे निरूपण करना है वो बताना है। तो सबसे पहले आप देखिए, एक कोई वस्तु है, ठीक है। तो सबसे पहले आप उसको क्या कर सकते हैं कि जो मुख्य अक्ष है ना, मुख्य अक्ष हो गया, तो मुख्य अक्ष से आपको उसको समानांतर ले जाना होगा। जैसे ये तो ऑब्जेक्ट होगा यहाँ पर, तो अपना ऑब्जेक्ट के समानांतर इस किरण को ले गया है, और परावर्तन सतह पर क्या किया गया है, वहाँ पर निरूपित किया गया है, और परावर्तन के बाद वो फोकस से जाता है, ठीक है, ये तो पता है। अब दूसरा रेज, जो दूसरी कोई किरण है, उसमें 3 केसेज हो जाता है, यानी कुल मिलाकर आपको 4 हो जाता है। पहला हो जाता है, मैं सिर्फ कनकेव की बात कर रहा हूँ, अन्यथा आपको कन्वेक्स में समझना है तो वो भी कर सकते हैं। ले चलिए प्रिंसिपल अक्ष, मुख्य अक्ष के आप समानांतर ले चलिए, और यहाँ से लगेगा कि वो फोकस से आ रहा है, वो किरणें जो है फोकस से आ रही है, ठीक है। और यहाँ से ये नॉर्मल को बताया जा रहा है, वो नॉर्मल नहीं, यहाँ से वही वही नॉर्मल ही है, समझिए उसको। और यहाँ से क्या है, वो परावर्तन के बाद वो लग रहा है कि वो फोकस से आ रहा है, ये तो हो गया। तो वस्तु के पैरेलल उस जो सबसे ऊपरी सतह है उसको समानांतर, उसी के टॉप से होते हुए वो मुख्य अक्ष के समानांतर जाती है। और दूसरा जो दूसरी कोई किरण है, सबसे दूसरी किरण हो गई क्या, आप उसको क्या करवा सकते हैं कि फोकस से ले जा सकते हैं, ठीक है। दूसरी किरण हो गई, वो फोकस से ले जा सकते हैं। लेकिन पहले वाले केस में क्या था कि मुख्य अक्ष के समानांतर गई थी, परावर्तन के बाद फोकस से आई थी। इसमें क्या है कि अगर फोकस से अगर पास करवाइएगा किरण को, ठीक है, तो वो परावर्तन के बाद कहाँ से जाएगी, उसके मुख्य अक्ष के समानांतर होते हुए चली जाएगी, ठीक है। तीसरा पॉइंट, अगर यहाँ पे हो गया, इसको केंद्र है, ठीक है, ये जो इसको क्या बोला जाता है, इसको वक्रता केंद्र, हाँ। तो वक्रता केंद्र में, जैसे ये आपका वक्रता केंद्र है, तो वक्रता केंद्र से अगर वो कोई भी किरण अगर पास करवाएंगे इसमें, तो ये क्या होगा, कोई इसमें विचलन नहीं होगा, वो उसी दिशा में आएगी, जिस दिशा में आती किरण आ रही है उसी दिशा में वापस चली जाएगी, ठीक है। और ठीक उसमें आपको जो उत्तल दर्पण है उसमें भी यही होगा, और अवतल दर्पण में ऐसा नहीं हो। अवतल दर्पण में आपको क्या होगा, इसमें एक्चुअल मतलब वास्तविक किरण होती है,
उसमें आपको ये जो डॉटेड दिखाया गया है वो काल्पनिक है। तो फिर उसके बाद हो जाता है, हम लोगों ने प्रवर्तन का नियम पढ़ा होगा, उसमें भी क्या था कि एक प्रवर्तन सतह पर वो क्या होगी, आपतित होगी, और उसी जितना कोण बना रही है किससे, नॉर्मल से, उतना ही एंगल बना करके, कोण बना करके, प्रवर्तित किरण के साथ बना करके वो क्या चली जाती है, उसी माध्यम में वापस चली जाती है। तो ये भी हो गया। या आप फोकस आप क्या करवा सकते हैं, पोल पर भी आपतित करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये भी उसी तरह से हो गया। ये था मतलब किसी भी अवतल दर्पण या उत्तल दर्पण में दो ही किरणों को क्यों निरूपित किया जाता है, ताकि आसानी से बिंब की स्थिति या बिंब की आकृति या प्रकृति या प्रतिबिंब की प्रकृतियों को या उसकी जो भी है उसकी ऊंचाई, सॉरी माफ़ कीजिएगा, उसका आकार, उसकी दूरी, इन सब को बताने के लिए इसका सदुपयोग करने से, इसका प्रयोग करने से सब कुछ क्लियर हो जाता है, समझ में भी आ जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे की तरफ। तो मैंने बता भी दिया, और इसी जो आरेखन है, जो वस्तुओं को आरोपित करने के लिए गोलीय दर्पण में जो बनाया गया है, आरेख का प्रयोग करके बहुत कुछ समझा जा सकता है। आप इन आरेख का प्रयोग करके, किरण आरेख का प्रयोग करके न्यूमेरिकल को भी सॉल्व कर सकते हैं। मतलब इसके जो भी बेसिस पर, आधार पर जो प्रश्न होते हैं उसको हल किया जा सकता है कि नहीं। तो इसमें आपको उत्तल दर्पण में भी आपको यहाँ पर है, इसको भी देखना है। इसमें भी अनंत पे रखा जाएगा तो फोकस से बनेगा। ठीक है, बहुत अत्यधिक छोटा होगा, पॉइंट साइज हो जाएगा। और दूसरा हो के अनंत और ये पोल के बीच में होगा, कहीं पर ले आइए, ये दूसरा हो गया। कहीं पोल और अनंत के बीच कहीं रख दीजिए, वो हमेशा पोल और फोकस के बीच में ही बनेगा। आप सब देख सकते हैं। यहाँ देखिए, ये हो गया, ये ले चलिए। ठीक है, यहाँ हो गया। ठीक है, और यहाँ से जब आपको, माफ़ कीजिएगा मैंने गलत रेस बना दिया, ये था, ये आपका हो गया। अब सब यहाँ हो गया, आपका फोकस हो गया। यहाँ सेंटर पर भी मैं 3 ऑब्जेक्ट को रखूँगा। ठीक है, 3 ऑब्जेक्ट को रखूँगा, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया। अच्छा होगा इसको 3 तरह से कलर से रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, चलिए, ये हो गया। तो यहाँ से ये किरण जाएगी और फिर कहाँ से लगेगा कि वो फोकस से ये हो गया। ठीक है, और दूसरा रेस कहाँ से आएगी, इसके यहाँ, तो यहाँ से आएगा, फिर इसी दिशा में वापस हो जाएगा। कहाँ बना, यहाँ, ये हो गया। ठीक, फिर आप यहाँ ले जाइए, तो ये वाला तो वैसे ही होगा ही, लेकिन इसका जो होगा वो चेंज कर जाएगा। ठीक है, ये यहाँ बन गया। ठीक, इसका भी ले जाइए, यहाँ हो गया, ये देख लीजिए, यहाँ, ये इसका यहाँ हो गया। तो इस केस में देखिए, सब फोकस और पोल के बीच में ही बन रहा है। ठीक है, पोल और फोकस के बीच में ही बन रहा है, लेकिन आकृति क्या है, छोटा ही बन रहा है, और उसी वहीं रखना है। तो हमेशा ध्यान रखना है इसका केस का कहाँ आता है। चलिए आगे हम लोग समझते हैं। अब हाँ, इसमें एक ध्यान रखना है, इसमें जो चिन्ह परिपाटी का इसमें प्रयोग करना है बहुत ही महत्वपूर्ण होता है इसमें। ठीक है, तो इसमें एक नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी होती है, जिसमें गोलीय दर्पणों में जो प्रकाश के परिवर्तनों में जो भी दूरी जो होती है, उसमें
और वस्तु की दूरी, उसके बाद हो गया वस्तु की दूरी हो गई, प्रतिबिंब की दूरी हो गई, और उसके बाद हो गया फोकसांतर हो गया, है ना। तो इन सब की दूरियों को उसके चिन्ह का प्रयोग किया जाता है ना। प्लस में होगा कि माइनस में होगा, है ना। तो इन सब के बारे में तो कभी भी जो होता है बिंब को सदैव दर्पण की बाईं ओर रखी जाती है, ठीक है। यानी दर्पण हमेशा प्रकाश के बाईं ओर से आपतित होगा, यानी जो भी है यहाँ तो इधर से आएगा तो इधर ही ना होगा, इसी ओर से ना आपतित होगा। जब अगर ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो कैसे इस पर प्रवर्तित होकर के उसका इमेज बनेगा, है कि नहीं। इसलिए चाहे वो कन्वेक्सिंग क्यों ना रहे, इसमें बनेगा इमेजिनरी बनेगा, ठीक है। ये हो गया। आगे देखिए, और हमेशा जो होगा आपको वो क्या होता है, मुख्य अक्ष के समानांतर सभी दूरियां जो होती है वो ध्रुव से ही मापी जाती है। ये हो गया, यहाँ से ये पोल हो गया, है ना, यानी ध्रुव हो गया, और यहीं से कोई भी डिस्टेंस को मापा जाता है, चाहे ऑब्जेक्ट हो या इमेज हो या फोकल लेंथ हो या सेंटर यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर हो, ठीक है। उसके बाद मूल बिंदु के दाईं ओर, यानी कि ये आपतित किरण की दिशा हो गई, वो प्लस में हो जाता है, इसको ओरिजिन मानते हैं मूल बिंदु, और इधर आएगा तो वो प्लस में हो जाएगा। तो इसका मतलब समझ रहे हैं ना कि जो इमेजिनरी बनेगा यानी काल्पनिक बनेगा वो सिर्फ क्या हो जाएगा, वो प्लस में हो जाएगा, और जो इसके अपोजिट दिशा में होगा, विपरीत दिशा में होगा, इधर से मापा जाएगा इस दिशा में, वो ऋणात्मक हो जाएगा। धनात्मक कब होगा, जब उसकी दिशा में दाईं ओर मापा जाएगा तब, ठीक है। चलिए, यही चीज़ था। उसके बाद है आवर्धन है। तो सबसे पहले दर्पण सूत्र ध्यान रखना है। दर्पण सूत्र क्या है सो, ठीक है। तो दर्पण सूत्र होता है 1/v + 1/u = 1/f होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसको। अब आवर्धन है। आवर्धन जो होता है वो अनुपात होती है, और अनुपात प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात को हम आवर्धन बोलते हैं। यानी कि अगर कोई वैल्यू एम आवर्धन जो हो गया बड़ी होगी 1 से, या हो सकता है m = 1 होगा, तो इस केस में जो हो जाएगा, और फिर m जो होगा <1 हो जाएगा। यानी m जो आवर्धन जो होगा वो 1 से अगर छोटी होती है, m अगर 1 से बड़ी होती है और m 1 के बराबर होती है, तो m अगर 1 से बड़ी होगी तो इस केस में जो हो जाएगा वो 3 केसेज हो जाएगा। 2 केस हो जाएगा किसका, रियल का यानी कि वास्तविक का, और एक केस हो जाएगा वो वर्चुअल का यानी कि काल्पनिक का, और एक केस सिर्फ हो गया जिसमें v और u क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है, ठीक है। और m जो है वो 1 से लेस है, इसमें 2 केस हो गया, ये केस भी रियल है, ठीक है। तो ये केस और ये केस भी था वो रियल था, तो 2 केस ऊपर का रियल, एक केस इधर 3 3 2 5 5 केस रियल वास्तविक का हो गया, एक केस जो होता है वो वर्चुअल का होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है इसमें। चलिए आगे देखिए। तो हम लोगों को इसलिए ध्यान रखना है एक एक करके। मैं फिर से प्रकाश का अपवर्तन का भी समझाऊंगा, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स है उसको समझा देना ज़रूरी होता है कि नहीं। पॉइंट इसमें बहुत सारे हैं, पॉइंट को अगर चर्चा करने लगे तो वीडियो लंबा चल जाएगा, इसलिए इन सबको छोड़ते हुए ध्यान देना है हमें, है ना। चलते हैं, तो जो जो दर्पण का होगा सिर्फ उसी को बताना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ है 15 सेंटीमीटर, फोकस हो गया यहाँ पे 15 सेंटीमीटर की दूरी हो गई। अवतल दर्पण का प्रयोग करके बिंब का जो क्या है सीधा प्रतिबिंब बनता है, बनाना चाहते हैं। देखिए, बिंब का सीधा प्रतिबिंब बनाना चाहते हैं, यानी कि क्या बनेगा, ये हो गया आपका क्या, बताइए क्या हुआ सो, बिल्कुल सही, ये काल्पनिक हो गया, यानी फोकस हो गया यहाँ से 1/v, ठीक है। तो अब बताना है यहाँ से, तो काल्पनिक होने के लिए आपका केस क्या होना चाहिए, u जो होना चाहिए वो फोकल लेंथ से
कम होना चाहिए। ठीक है, तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पर है, ये 15 सेंटीमीटर, सॉरी मैंने गलती साइन दे दिया, जो यहाँ पे जो होना चाहिए, यहाँ पर जो वैल्यू होना चाहिए ये यू हो गया, यहाँ एफ फोकल लेंथ से कम वैल्यू होना चाहिए। यानी कि आप कहाँ रख सकते हैं, बीम का दर्पण से, जो बीम का जो दर्पण है दूरी के परी से रेंज क्या होना चाहिए, तो इससे कम होना चाहिए। ठीक है, और फिर प्रतिबिंब की प्रकृति की कैसी होगी, तो कैसी होगी, क्या होगा, काल्पनिक होगा, है कि नहीं। चलिए, प्रतिबिंब बीम से बड़ा है या छोटा है, प्रतिबिंब जो होगा बीम से छोटा बनेगा, सॉरी बड़ा बनेगा। ठीक है, बिल्कुल बड़ा बनेगा। आप कोई भी केस कर रख करके आप देख सकते हैं इसमें। तो एक आरेख बना दीजिए इसमें, तो आरेख बनेगा क्या, तो बहुत सिंपल हो गया। इसमें आरेख बनाना है यहाँ पर, तो आरेख बनाइए यहाँ से, ये हो गया, फोकस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ है, तो फोकस यहाँ से कितना सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर है। आप यहाँ भी रख सकते हैं, यहाँ भी रख सकते हैं, कहीं भी रख सकते हैं, है ना। यहाँ हो गया, अगर इस तरह से है, इस तरह से है, अब जैसे ले जाना है। ठीक है, कोई इसमें से एक ही रेस को ले करके सब पैरेलल होते हुए जाएगा और यहाँ जा कर के मिलेगा, देख लीजिए। ओके, तो इसमें से कहीं बना दीजिए, इसके बीच में कहीं भी होना चाहिए, बस ध्यान रखना है। चलिए आगे देखिए, अब है किसी कार का अग्रदीप, कार का, अब आप मुझे एक चीज़ मुझे बताइए, पहले उसको समझ, उसको बताइए। अगर आप बता देते हैं तो आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे ये हो गया, ठीक है, आपने टॉर्च को देखा होगा, उसका रेज क्या होता है, पैरेलल जाता है या पैरेलल नहीं जाता है, बोलिए। पैरेलल जाता है, बिल्कुल सही जवाब। तो अब ज़रा मुझे बताइए कि इमेज को इन्फिनिटी बनाने के लिए, वो कहीं जाकर रेस इन्फिनिटी मिलता होगा, इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट का इमेज बनाने के लिए, मतलब वस्तु का प्रतिबिंब बनाने के लिए ऑब्जेक्ट, उस वस्तु को कहाँ रखते हैं, फोकस पे रखते हैं। तो बताइए, हेडलाइट जो कहाँ रखा हो जाता होगा अग्रदीप, फोकस पे, ताकि रेज जो होता होगा उसमें क्या होता है, वहाँ से वो परावर्तन के बाद वो कहाँ से जाएगा, सॉरी कहाँ जाए, कैसे जाएगा, पैरेलल जाएगा कि नहीं जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। इसलिए और फिर किसी वाहन का पश्च दृश्य दर्पण, यानी देखने वाला, तो इसलिए प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए, बता भी सकते हैं, ये कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण, और पश्च यानी कि ये बना, ठीक है, ये हो गया, यहाँ पोल हो गया, यहाँ ऑब्जेक्ट है, जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, क्या लगेगा कि फोकस से आ रहा है, और यहाँ से ये इधर से ऑब्जेक्ट क्या बना, छोटा बना। तो पश्च यानी कि ऑब्जेक्ट बहुत बड़ा एरिया हो तो छोटा बनता है, तो इसके लिए कौन सा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। सौर भट्टी है, तो सौर भट्टी में देख लीजिए आप फिर से, ये सौर भट्टी हो गया, रेज आएगा, है ना, रेज आएगा, फोकस से मिलेगा, रेज आएगा, फोकस पे जाके मिलेगा, रेज आएगा, फोकस से मिलेगा, तो यहीं पे जा कर के ना उसको हीट देगा, गर्म होगा तो जाकर करेगा, तो ये भी कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया। आई बात समझ में। चलिए आगे देखिए, लेंस का है तो इसके लिए मापे जाएंगे, अभी लेंस के लिए भी एक वीडियो बनानी है, उसका पूरा पॉइंट समझाना भी बाकी है ना। चलिए आप देख सकते हैं फिर, अब है आपको फोकस दूरी, लेंस है, छोड़िए इसको, हाँ अब है उत्तल दर्पण, ठीक है। ज़रा देखिए, अब है आपको कितना सेंटीमीटर पे, 15 सेंटीमीटर का फोकस दूरी हो गया, है ना, उत्तल दर्पण से, और कोई बिंब है 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी गई हुई है, ठीक है। तो देखिए जरा, तो यहाँ पे हो गया 15 सेंटीमीटर का हो गया,
किधर गया क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन हमारा है। तो 1/v हो गया, v क्या है, v तो हमारा तो दिया हुआ नहीं है, तो 1 + 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। ठीक है, चलिए, तो 1/v है और माइनस हो जाएगा कितना, ऑब्जेक्ट हमारा कितना है -10 हो जाएगा इसी कारण से, और फोकल लेंथ कितना है, बोलिए, फोकल लेंथ इसका क्या होगा, इमेजिनरी होगा यानी काल्पनिक होगा, तो प्लस में हो जाएगा। तो ये वाला वैल्यू जो जाएगा इधर में वो क्या हो जाएगा, वो भी प्लस में हो जाएगा। और ध्यान रखना है v का वैल्यू हमें माइनस नहीं प्लस में आना चाहिए। 10 हो गया तो 30 हो जाएगा, 15 दूनी 30 हो गया, 10 से 30 हो गया, तो v का वैल्यू कितना मिलेगा, v का मिलेगा 30/5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो u हमारा कितना था 10 सेंटीमीटर की दूरी पर 6 सेंटीमीटर पर दूरी बन रहा है। ठीक है, नहीं समझ रहे हैं ना। चलिए, तो प्रकृति निकल जाएगी, प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगा, पोल और फोकस के बीच। तो फोकस हमारा कितना है 15 सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर यानी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी फोकस और पोल के बीच में बनेगा, यानी ध्रुव के बीच बनेगा। प्रकृति कैसी होगी, छोटी बनेगी, है ना, छोटा ही बनेगा। इससे पहले भी क्वेश्चन को मैंने बताया था। आगे देखिए, अब आगे है समतल दर्पण द्वारा। समतल दर्पण का मतलब प्लेन मिरर, है ना। समतल दर्पण के द्वारा जो आवर्धन है m इज इक्वल टू वो +1 मिला, मतलब तो m बराबर क्या होता है v/u, यानी कि 1 आ गया, इसका वैल्यू 1, तो क्या मिलेगा v बराबर u हो जाएगा। जैसा इमेज होगा का हाइट होगा उतना ही ऑब्जेक्ट का हाइट होगा। आगे देखिए, फिर है उसके बाद में है, हाँ इसके बाद का क्वेश्चन है, देखिए 5 सेंटीमीटर वाला लंबाई है कोई बीम को वक्रता त्रिज्या के उत्तल दर्पण से। फिर उत्तल दर्पण का क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पर 30 सेंटीमीटर का वक्रता त्रिज्या है, यानी फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, प्लस में है उत्तल दर्पण इसलिए, तो 15 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, और उत्तल 20 सेंटीमीटर की दूरी पर ऑब्जेक्ट रखा गया है, यानी -20 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए, तो अब इसमें ध्यान देना है इसमें। तो फिर कहाँ बनेगा, मैंने पहले क्वेश्चन बताया था ना कि ऑब्जेक्ट कहीं भी रहे। ठीक है, तो देखिए आगे क्वेश्चन यहाँ क्या है, सो हमने 13 तक बना लिया। जो भी इस जो अवतल दर्पण हो या उत्तल दर्पण में क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन और बाकी है, 2 क्वेश्चन और हैं। चलते हैं, देखते हैं जरा 14 नंबर क्वेश्चन की तरफ में। तो क्वेश्चन नंबर 14 जो है आपका, उसका ऑब्जेक्ट का जो है यहाँ पे बीम का जो लंबाई जो है यहाँ पे 5.0 सेंटीमीटर है, और वक्रता त्रिज्या जो है इसका 30 सेंटीमीटर हो गया, और उत्तल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर पर रखा गया है। ठीक है, तो मतलब u है, उत्तल दर्पण है, तो u का वैल्यू जो हो गया वो 20 सेंटीमीटर हो गया, है ना, और फोकस जो हो गया वो 30 सेंटीमीटर हो गया, सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हो गया 30 सेंटीमीटर हो गया, तो फोकस हो जाएगा हमारा +15 सेंटीमीटर। तो ऐसे भी है, उत्तल दर्पण में है तो फोकस और फिर से वही फोकस और पोल के बीच में बनेगा। ठीक है, तो यानी फोकस से कम वैल्यू आएगा आपका किसका, प्रतिबिंब का। चलिए जरा देखते हैं हम लोग। तो 1/v हो जाएगा प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f हो गया। ठीक, अब यहाँ से हमें जो वैल्यू आना है किसका निकालना है, v का, तो 1/v इज इक्वल टू जो हो जाएगा 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/f माइनस 1/u। ठीक है, तो यहाँ से 1/f है, तो फोकल लेंथ हमारा कितना है 15 हो गया, तो 1/15 प्लस में होगा क्योंकि ये उत्तल दर्पण है, इमेजिनरी है इसलिए ऐसा होगा। फिर माइनस हो गया
और यू हमारा तो माइनस होगा ही, ऑब्जेक्ट बीम की वस्तु की दूरी, इसलिए माइनस है, और माइनस है तो प्लस हो जाएगा, कितना 20 हो जाएगा। तो इसका जब लिया जाएगा 15, यहाँ हो जाएगा कितना 60, 60 15, यहाँ हो गया 60, तो 15 चौका 60, 15 4 जा 60, 23 जा 60, यानी 7/60, ठीक है। इसलिए v का जो वैल्यू आएगा वो 60/7 आएगा, यानी कि वैल्यू आएगा यहाँ से कितना 7 8 56। देखा आपने, मैंने कहा ना कितना है, फोकस कितना है आपका 15 सेंटीमीटर है ना, आया कि नहीं, 7 56 4 40 40 7 55 35, बस होने दीजिए इतना ही, और यहाँ हो जाएगा इतना। तो 8.57 सेंटीमीटर जो हो गया आपको ऑब्जेक्ट, ये सॉरी प्रतिबिंब की क्या हो गई, यहाँ से दूरी हो गई, ठीक है। अब यहाँ से उसका आवर्धन के हेल्प से, आप आवर्धन की मदद से आप उसको बना भी सकते हैं। तो m बराबर कितना हो जाएगा, -v/u, -v/u इज इक्वल टू hi/ho, ठीक है। तो एग्जामिनेशन पर्पस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखा भी जाता है, क्योंकि क्वेश्चन जो होता है वो आपको एनसीईआरटी से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर क्या पूरी तरह से क्वेश्चन उसी पर ही आश्रित होते हैं। तो कितना आ गया इसका 8.57 आया, -8.57, और बिंब की दूरी जो हो गई वो 20 सेंटीमीटर हो गई, और एच जो है आपका कितना है, वो आपका हो गया 5 हो गया, यहाँ से निकालना है, सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ से HI तो निकालना है, ये हो गया 5 हो गया, 5 4 जा 20 हो गया, 4 से डिवाइड दे दीजिए। इसलिए यहाँ पर इमेज का जो डिस्टेंस, सॉरी इमेज जो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई हो जाएगी वो आपका क्या हो जाएगा यहाँ से, और हाँ यहाँ माइनस ऑब्जेक्ट बिंब की जो दूरी थी वो माइनस में थी, तो माइनस माइनस प्लस हो गया। तो इसलिए यहाँ से HI बराबर जो हो सकता है कितना हो जाएगा वैल्यू, 4 2 जा 8 हो जाएगा, ठीक है। और फिर 4 1 जा 4 हो गया, और यहाँ से 1 और 17 4 4 जा 16, यानी 2.14 सेंटीमीटर आ गया यहाँ से। तो इस तरह से प्रकृति भी निकल सकती है, प्रकृति क्या होगा, बहुत छोटा मिलेगा, है ना। चलिए साइज भी मालूम चलेंगे, आगे चलिए देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 15 की बारी है। तो 15 वाले में साइज क्या है, इसका है 15 वाले में साइज जो हो गया 7.0 है, लेकिन इसमें अवतल दर्पण है। तो u जो है वो हो गया -20 सेंटीमीटर। उसके बाद फोकस जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी यानी कि f बराबर हो गया -18 सेंटीमीटर। तो ज़रा देखिए ऑब्जेक्ट है कहाँ, ऑब्जेक्ट है आपका इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 36। तो 36 और 18 के बीच में 27 है, मतलब रेडियस ऑफ सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट है। तो जाहिर सी बात है इमेज जो होगा बड़ा बनेगा, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि इसका बीम की जो दूरी होगी वो वस्तु जो वक्रता त्रिज्या है उससे ज़्यादा आने वाला है कि नहीं। इसलिए वैल्यू जो होगा उससे ज़्यादा हमको लेकर के आना होगा। चलिए क्वेश्चन को ज़रा सॉल्व करते हैं यहाँ पर। तो 1/, यहाँ से 1/v हो गया इज इक्वल टू 1/f है, और -1/u है ना। तो 1/f यानी फोकस हमारा कितना है, फोकस हमारा हो गया 18 सेंटीमीटर, यानी 1/-18 हो गया, और माइनस होगा यू तो माइनस में आता ही है, यहाँ दे रखा है 27 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/27, यहाँ हो जाएगा कितना 54 हो जाएगा, 54 18 3 जा 54, यहाँ 22 हो गया। तो भी का वैल्यू भी हमें माइनस में आना चाहिए, भी माइनस में आई गया 1/54 आ गया, ठीक है। इसलिए भी का वैल्यू कितना हो गया -54 सेंटीमीटर, है ना। अब मैग्नीफिकेशन निकालना है यहाँ से, तो -v/u हो गया और hi/ho हो गया, है कि नहीं। तो इसलिए
माइनस भी, तो भी कितना आया है, भी आ गया माइनस आपका 54, ऑब्जेक्ट का दूरी है -27 और एच आई हमको नहीं पता, बट यहाँ एच ओ बराबर हमें मालूम है, वस्तु की ऊंचाई हो गई 7। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 27 दूनी 54 हो जाएगा, और इसलिए एच आई बराबर जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, डबल है ही, तो कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, ये हो गया। तो इमेज जो हो गई वो 14 सेंटीमीटर हो गई, और कितना दर्पण से कितनी दूरी पर रखेंगे वो वस्तु स्पष्ट फोकसित उसके बाद है। ठीक है, उसके बाद का देखते हैं कि दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दे पर रखी गई, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे पर रखे उस पर वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, यानी कितनी दूरी पर। तो समझ पा रहे हैं क्या है, क्या निकालना है। सो तो ऊपर का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है अब है कि दर्पण से कितनी दूरी पर देखो रखें। अच्छा, यानी इमेज जितने डिस्टेंस पर होगा, जो प्रतिबिंब की जो दूरी होगी उतना ही न होगा, यानी कि जो भी आया है हमारा बिंब की जो दूरी आई है -54 सेंटीमीटर, तो पर्दे को वहीं रखा जाएगा, और ताकि आसानी से वस्तु का स्पष्ट फोकसित प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सके, और साइज भी निकल गया, प्रकृति क्या हो जाएगी, मतलब वास्तविक और क्या होगा, और उल्टा होगा। ठीक है, तो ये था आपको जितने भी क्वेश्चन थे इसमें जो NCERT टेक्स्ट बुक, जो टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस हैं उसमें मैंने आपको कुछ सारे क्वेश्चंस को मैंने समझा दिया। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक भी कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। ठीक है, धन्यवाद इसके लिए। ओके, गुड नाइट।